Now we see about the limit. Now here we take first the definition of limit. Now in general, what is the concept of limit? Now here we take a pentagon. अब पेंटागन देखिए यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ ई एंड अगेन ए. तो अगर हम ए बी को एक्सटेंड करते जाएंगे इस तरह से धीरे 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 अगर एक्सटेंड करते जाएंगे तो ए बी जो है वो यहाँ तक आ जाएगा. इस तरह से बी सी को अगर हम एक्सटेंड करते जाएंगे तो यहाँ पे आएगा. डी सी को इस तरह से हम बढ़ाते जाएंगे इस तरह से ये पॉइंट पे आएगा. इसका ये ईडी को हम ऐसे छोटा छोटा करते जाएंगे तो यानी ये पॉइंट पे आएगा. तो इस तरह से जो पेंटागन है वो पेंटागन का लिमिट क्या है? अल्टीमेटली द लिमिट ऑफ दिस पेंटागन इज नथिंग बट द सर्कल. ओके, सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ लिमिट. नाउ व्हेन वी कंसीडर अबाउट द फंक्शन, तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a. तो इस तरह से लिमिट x टेंड्स टू a, इसको रीड कैसे करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a. इसका मतलब क्या है? मीन्स x इज वेरी क्लोज टू a, यानी x जो है वो a के इतना करीब है बट इट इज नॉट इक्वल टू a. यानी x इज वेरी 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 क्लोज टू a but it is not equal to a. That means if you have to consider limit x tends to 2, इसका मतलब क्या है? x is 1.99999. मैं कितनी बार भी लिखते बैठो 9 तो भी वो 2 होने वाला नहीं है. That means there is a very very small gap in between 1.9999 infinite times equal to 2. So that means लिमिट x टेंड्स टू a का मतलब होता है कि x इज वेरी 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 क्लोज टू 2 बट इट इज नॉट इक्वल टू 2. वी हैव टू टेक अनदर एग्जांपल. लिमिट x टेंड्स टू 3. अब यहां पे देखते हैं कि 3 के लेफ्ट हैंड साइड भी देखते हैं और राइट हैंड साइड भी देखते हैं. 3 के राइट हैंड साइड में 3.000000 इनफाइनाइट टाइम्स कहे तो भी 1 होगा. इधर 2.999999 इनफाइनाइट टाइम्स 9 लिख देंगे तो भी वो 3 होने वाला नहीं है. दैट मीन्स एग्जैक्टली 3 के इधर वाला पॉइंट 2.9999 और इधर वाला पॉइंट 3.0001. तो इसका मतलब है जब हमारा लिमिट x टेंड्स टू 3 की तरफ जाता है तो दोनों पॉसिबिलिटीज है. लेफ्ट हैंड साइड से भी जा सकता है या राइट हैंड साइड से भी आ सकता है. तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से लिया लिमिट x टेंड्स टू 3. तो लेफ्ट हैंड साइड से मैंने 3 माइनस डिनोट किया और उसको कहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट. अगर ये साइड से लिमिट आता है तो वी हैव टू से दैट लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड वी हैव टू टेक इट लिमिट राइट हैंड लिमिट. नाउ व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 3 इज एग्जिस्ट व्हेन the left hand side limit is equal to right hand side limit. That is limit x tends to 3 minus equal to limit x tends to 3 plus. So that case we have to say that the limit is exists. This is called left hand limit. This is called right hand limits and they should be equal. Now here we see the definition of limit. Limit x tends to a fx is equal to a. इसका मतलब है कि जब लिमिट x की तरफ जब x a की तरफ जा रहा है when x is very very close to a that time the functional value fx is very close to l. यानी x अगर a की तरफ जाता है तो हमारा fx l की तरफ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे मैंने a की जगह 3 लिया है और fx की जगह कोई भी एक फंक्शन x स्क्वायर प्लस 9 लिया है. एक अल्जेब्रिक इक्वेशन अल्जेब्रिक फंक्शन लिया है कि अगर x हमारा 3 की तरफ जा रहा है तो फिर हमारा fx किसकी तरफ जाएगा? तो देखिए x इक्वल टू 3 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया. 3 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9 दैट इज 18. इसका मतलब ये है कि जब आपका x 3 की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब हमारा fx जो है वो 18 के क्लोज में जा रहा है. ये पहला एग्जाम्पल. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9. नाउ व्हाट अबाउट दिस फंक्शन? Now when we substitute x equal to 3 here, so what we get here? X plus 3 upon x square minus 9. That means we get here x plus 3 upon 3 square minus 9. So 6 upon 0 that means infinity. But in this case, if we see here, the factorization is possible. Now before putting the limit, when we take the factorization, so what we get? X minus 3, x plus 3. So when x plus 3 is getting cancelled here, so when we substitute the value,
1 upon 3 minus 3, 1 upon 0, that is infinity. So, after factorization, when we get the value of the function is infinity, that time we say that the limit does not exist. तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं होते हैं. तो यहाँ पे भी वैसे ही हुआ है कि मैंने फैक्टराइजेशन लिया है, फैक्टर भी कैंसिल किए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं x का वैल्यू पुट करता हूं तो पुट करने के बाद मुझे फिर से इंफिनिटी मिलता है. दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 3. इसका मतलब है कि एट x इज इक्वल टू 3 हमारा जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं होता है. टेक अनदर वन. यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी पहले फैक्टराइजेशन देखते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, x माइनस 3, x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3. यहाँ पे कैंसिल करो. व्हेन वी सब्स्टिट्यूट 3 माइनस 3 दैट इज 0. मतलब इंफिनिटी के जैसा नहीं है. जब इंफिनिटी आता है दैट टाइम वी से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. लेकिन अगर कोई भी फाइनाइट वैल्यू आता है या जीरो वैल्यू आता है या कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी आता है, दैट टाइम वी से दैट द लिमिट इज एग्जिस्ट. लेकिन अगर इंफिनिटी आता है दैट टाइम वी हैव टू से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. सो रूल्स ऑफ द लिमिट्स. लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ. ये कोई भी दो फंक्शन है, कोई भी दो फंक्शन, एक्सपोनेंशियल लो, ट्रिग्नोमेट्रिक लो, कोई भी ले लो. दो फंक्शन मैंने लिए है एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स. तो लिमिट आप अलग अलग कर सकते हैं. लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स. अगर मल्टीपल में भी आता है तो भी लिमिट आप दोनों के लिए अलग अलग कर सकते हैं. लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स. डिवीजन भी अगर आता है तो डिवीजन के लिए भी आप लिमिट अलग अलग कर सकते हैं. लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स. अगर कोई भी फंक्शन, दो फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, g ऑफ f ऑफ x, तो लिमिट जो है वो एग्जैक्टली आपके एफ एक्स के वहां पे जा सकता है. जैसे कि अभी लिमिट x टेंड्स टू a और यहाँ पे साइन ऑफ लॉग x दिए या साइन ऑफ e रेज टू x दिए है. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन को बाहर लेके लिमिट x टेंड्स टू a e रेज टू x ऐसा लिख सकते हैं. तो अगर दो फंक्शन भी हैं, जैसे g ऑफ f ऑफ x का मतलब साइन ऑफ e रेज टू x, तो आउटसाइड वाला फंक्शन साइन है और इनसाइड वाला फंक्शन e रेज टू x. तो ऐसे समय लिमिट अंदर जाके वहां पे आप लिख सकते हैं, यानी x इक्वल टू a आप e रेज टू a डायरेक्ट लिख सकते हैं. उसके बाद अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आता है तो आप कांस्टेंट को बाहर लेके लिमिट सीधा fx के साथ अटैच कर सकते हैं. सो हियर आल्सो k into fx we take it k outside and we write down limit x tends to a into fx. तो these are the rules of the limit. अभी देखिए लिमिट्स के ऊपर प्रॉब्लम्स तो आपको नहीं आने वाले, लेकिन ये जो लिमिट्स के रूल है वो आपको डेरिवेटिव में बहुत काम में आने वाले हैं, इसलिए ये अच्छी तरह से रीड करके रखो. Now here we see the first principle of derivatives. In that case, suppose you have to take a call y is equal to fx. Be a continuous function. Now every function having their own core. अब कोई भी फंक्शन ले लो, जैसे कि अभी suppose here we have to consider any core. Suppose we have to take y is equal to x. अब y is equal to x का मतलब या x square ले लो, कोई भी एक फंक्शन लेते हैं. ये x that means इंडिपेंडेंट वैल्यू. यहाँ पे ये भी मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब हम वैल्यूज लेते हैं, जैसे कि मैंने x लिए हैं तो x 0 1 2 3 ऐसे माइनस वैल्यूज लिया है. और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का मतलब वी हैव टू से दैट इट इज अ फंक्शन fx. तो y इज इक्वल टू fx बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन. तो मैंने सपोज fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिए. तो जब मैं x लेता हूं तो y 0 होता है, जब मैं x1 लेता हूं तो y 1 होता है, जब मैं x2 लेता हूं तो y 4 होता है, जब मैं x3 लेता हूं तो y 9 होता है. तो अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं तो क्या है यहाँ पे 0 1 2 3, इधर 1 या 2 का डिफरेंस लेते हैं 2 4 6 8 लाइक दिस. तो देखो पहला पॉइंट है 0, दूसरा पॉइंट है 1 1, तो ऐसा कुछ तो भी. तीसरा पॉइंट है 2 4, इस तरह से 3 9, इस तरह से. तो ये कर्व जो है वो ऐसे जा रहा है. दिस इज अ कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर.
तो इस तरह से ये जो कर्व है ये कंटिन्यूअस है, देयर इज नो ब्रेक इन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन दिस वैल्यूज। तो इस तरह से ऐसे जो कर्व्स होते हैं जिसका कर्व कंटिन्यूअस रहता है विदाउट एनी ब्रेक, सो सच टाइप ऑफ कर्व इज कॉल्ड एज अ कंटिन्यूअस कर्व, और वी हैव टू से दैट इट इज अ फंक्शन। So this is a curve of the function y is equal to x square. So x square is a function. So every function having their own curves. So fx be a continuous function where x is independent variable. Independent variable का मतलब हम खुद वैल्यू ले रहे हैं, और डिपेंडेंट का मतलब होता है कि वो वैल्यू से हमको y का वैल्यूज मिलता है, यानी y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं कि ये डेरिवेटिव का मतलब देखते हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल भी लेता हूँ और उसके साथ साथ ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी लेता हूँ। तो देखिए एच बी है, एक मैंने कर्व लिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा ही एक कोई तो भी एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, अननोन फंक्शन है जिसको मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है। ओके, इस तरह से ये कर्व को ड्रॉ किया। अभी यहाँ पे मैंने दो पॉइंट चूज किए हैं, एक पॉइंट P लिया है x और दूसरा पॉइंट x प्लस एच ले, यानी ये दो पॉइंट का बीच में का जो डिफरेंस है वो h है। तो यहाँ पे x हो गया और प्लस h करके मैंने ये दूसरा पॉइंट जो लिया है वो x प्लस एच हो गया। अब वैसे इधर का क्या हो जाएगा, ये जो है वो y इक्वल टू क्या, भी ये कर्व का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स। तो ये जो पॉइंट है ये हमको एफ एक्स लेना पड़ेगा। दिस इज अ x, दिस इज एफ एक्स। ओके, ये कर्व इस तरह से इधर आ गया है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये दो पॉइंट में से ये लाइन मैंने पास किया हुआ है। ओके, यानी यहाँ पे और यहाँ पे ये वी हैव टू से दैट इट इज अ सेकेंड। ओके, अब ये इधर का पॉइंट x है, इधर का पॉइंट x प्लस एच है, इधर का पॉइंट एफ एक्स है बिकॉज इट इज लाइंग ऑन y, और y है एफ एक्स। फिर इधर एफ एक्स है और फिर h इंक्रीमेंट लेके ये हो गया f ऑफ x प्लस एच, यानी ये P पॉइंट, P के कोऑर्डिनेट क्या है x एफ एक्स, और Q के कोऑर्डिनेट क्या है x प्लस एच और f ऑफ x प्लस एच। नाउ इन दिस केस हियर वी हैव टू सी द लिमिट स्लोप ऑफ अ सेगमेंट। अब इसका जो स्लोप है, ये PQ का जो स्लोप है वो क्या स्लोप आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो लिमिट स्लोप ऑफ अ सेगमेंट PQ, लिमिट स्लोप ऑफ अ सेगमेंट PQ, इसका मतलब है कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, अभी लिमिट क्यों रखा है मैंने, लिमिट इसलिए रखा है क्योंकि ये लिमिट h टेंड्स टू 0 होता है। लिमिट h टेंड्स टू अगर 0 होता है तो इसका मतलब पॉइंट Q जो है वो P की तरफ आता है। पॉइंट Q is turns toward the point P. So that time we will get the limiting position of this secant. तो ये पॉइंट P है, we have to say that it is a limiting point of the secant, यानी धीरे 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 ये पॉइंट अगर हम ऐसे ऐसे ये h 0 करते 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 जाते हैं तो ये पॉइंट भी इस तरह से निकलते जाएगा। तो ये पॉइंट तक, अगर यह पॉइंट तक हम आते हैं जब मैं बोलता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां से अगर मैं टेंजेंट निकालता हूं, यहां से अगर मैं टेंजेंट निकालता हूं, देन द स्लोप ऑफ दिस सेकेंट एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस tangent, or we have to say that this is a limiting position of the tangent, or we have to say that this is the slope of a tangent। इसीलिए स्लोप, लिमिट स्लोप ऑफ अ सेगमेंट का मतलब स्लोप ऑफ अ टैंजेंट एट पॉइंट P भी कहते हैं, एंड दिस इज आल्सो गिवन बाय लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus fx upon h, and that slope of a tangent at point P is called as a differentiation of y with respect to x, and it is given by limit h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h, and this is called the first principle of derivative. Now here we take a very simple examples on first principle of derivatives. Let us suppose we have to take the function y is equal to x. This is any curve y is equal to x, it is a line which is passing through the origin. Now here we take y is equal to x. इसका differentiation मुझे find out करना है by using first principle of derivatives. तो मुझे पता है कि we know that what is the first principle of derivatives, dy by dx is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h. अब यहाँ पे क्या है, हमारा एग्जाम्पल क्या है, y is equal to fx. Here y is equal to fx. Now we know that y का मतलब ही क्या होता है, fx होता है।
इसलिए मैंने y की जगह fx रखा। इसका मतलब है fx इक्वल टू x। अब हमको जो जो चाहिए वो यहाँ पे देखना है, यानी fx हमको मिल गया है। अभी हमको क्या चाहिए, f ऑफ x प्लस एच, यानी इस x की जगह x प्लस एच पुट करते हैं तो इस x की जगह भी x प्लस एच आपको पुट करना है। अभी पुट देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। डी बाई डी एक्स इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर विच इज ऑपरेट ऑन द फंक्शन y। तो हमारा y क्या है, यहाँ पे हमारा y जो है वो x है। ओके, सो डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हमारा f ऑफ x प्लस एच क्या है, x प्लस एच है। फिर हमारा fx क्या है, x है, और अपॉन h मैंने एज इट इज पुट कर दिया। तो d बाई डी एक्स ऑफ y का मतलब है x इक्वल टू, अब ये दोनों x x कैंसिल करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h। देखो ये लिमिट को तब तक रखो जब तक आपके एक्सप्रेशन में h रहता है तब तक, क्योंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 है और इधर कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है तो वो लिमिट के लिए कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लिमिट h टेंड्स टू का 0 मतलब होता है कि लिमिट h इज वेरी वेरी क्लोज टू 0 बट इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि जो भी एक्सप्रेशन है उसमें h रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर h नहीं है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 को कोई भी मतलब नहीं है। तो जैसे यहाँ पे h कैंसिल हो जाता है, अगर आप h को कैंसिल नहीं करते तो फिर वो मीनिंगलेस हो जाता है। तो अगर कैंसिलेशन है तो सबसे पहले कैंसिलेशन करो। तो यहाँ पे कैंसिल करते हैं, h कैंसिल होने के बाद 1 आता है, तो 1 इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 1 के इसमें कोई h नहीं दिखता है। हाँ, अगर इसमें से कोई भी एक h बाकी रहता है तो हमारा लिमिट नीचे आ जाता था, लेकिन यहाँ पे अभी कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे h नहीं है, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 निकाल देने का। इसका मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1। इसको कैसे रीड करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1। इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो dy बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे कि आपने कंसेप्ट देखा होगा वेलोसिटी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी का डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये भी एक डिफरेंशिएशन का ही टर्म है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, द मीनिंग इज नथिंग बट द डेरिवेटिव्स।